हेलो दोस्तों। आज क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि हो सके तो माफ़ करिएगा, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर है, आप जब एनसीईआरटी को खोलोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले उसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ाया गया है, उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया गया है। तो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम में कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, इसीलिए टीचर का हेल्प लिया जाता है। सबसे पहले हम इम्यूनिटी समझेंगे, उसके बाद डिजीज़ समझ में आएगा। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। तो इम्यूनिटी दो तरीका का होता है, एक इन्नेट होता है और एक एडप्टिव होता है। तो इस ये पढ़ने से पहले भी हमें थोड़ा सा और बेसिक जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में चल क्या रहा है उसे समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आपका ह्यूमन का जो बॉडी है वो चारों तरफ से वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से सराउंडेड है और ये कंटिन्यूस आपके बॉडी में एंटर भी कर रहा है। तो क्या आप हर समय बीमार होते हैं? इसका आंसर है नहीं, आप हर समय बीमार नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है यार कि बैक्टीरिया भी तो आ रहा है, वायरस भी कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन हम बीमार नहीं होते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। यही इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करता है, इसी के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अभी ही नहीं, जब हमारा जन्म हो रहा था, जब हम माँ के गर्भ में थे, उस टाइम भी हमारा माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चे को बचा रहा था। कैसे बचा रहा था? देखिए, मदर में आईजीजी नाम का एंटीबॉडी बना और वो इतना छोटा होता है कि वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है और वो बच्चे को क्रॉस करके प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्ट किया। फिर बच्चे का डिलीवरी हुआ, बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे का जब जन्म हुआ तो माँ ने उसे सबसे पहला दूध जो पिलाया उसमें भी आईजीए एंटीबॉडी होता है, माँ के मिल्क में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कोलेस्ट्रॉल मिल्क इसको बोलते हैं, ये येलो कलर का होता है। अब हमने बताया कि हमारा चारों तरफ जो फॉरेन मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया का एंटीजन है, वायरस का एंटीजन है, पैरासाइट का एंटीजन है, वो हमारे चारों तरफ एंटीजन है वो रहता है। अब एंटीजन भी दो तरीका का होता है, एक एक्सोजिनस होता है और एक एंडोजिनस होता है। अब समझिए एक्सोजिनस कौन सा? एक्सोजिनस होता है जो वायरस का जो एंटीजन है जो हमारे बॉडी में आया, या जो बैक्टीरिया का एंटीजन है ये हमारे बॉडी में इंटर किया, या फंगस का किया इंटर। ये सारे एक्सोजेनस हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर। अंदर का मतलब क्या होगा? खुद का, सेल्फ आल्टर्ड एंटीजन। अब खुद का सेल के अंदर कोई गड़बड़ी हुआ मान लो, तो वो भी तो डेंजर हो सकता है, होता ही है। इसका एग्जाम्पल में क्या आता है? कैंसर सेल्स, मोस्ट डेंजरस। ये ज़्यादा खतरनाक होते, एक्जो से भी ज़्यादा खतरनाक ये होते हैं एंडोजेनस एंटीजन। चूँकि ये हमारा ह्यूमन का अपना सेल खराब हो जाता, अपना ही गद्दारी करने लगता है। एक कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। अब ये एक्जोजेनस एंटीजन और एंडोजेनस एंटीजन पूरे चैप्टर में, पूरे इम्यून सिस्टम में यही से डील करना है, एक्सोजेनस एंटीजन और एंडोजेनस से बस, और कुछ से डील नहीं करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब आगे आता है इम्यूनिटी। यहाँ पे एक ओवरव्यू मैंने लिख के रखा है कि इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये मैं बताऊंगा ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक्वायर्ड होता है, स्पेसिफिक जब मैं एक्वायर्ड बताऊंगा तो मैं वहाँ जिक्र करूँगा कि स्पेसिफिक क्यों होता है। एक्वायर्ड में एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव का भी नेचुरल इन्फेक्शन है, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग, कोरोना वायरस जो आया था उसमें भी वैक्सीनेशन जो पड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो भी एडप्टिव का ही पार्ट है। पैसिव में देखो, जो मैंने बताया कि आईजीजी और आईजीए जो बच्चे को दिया जाता था, जो मैंने शुरू में बताया था यहाँ पे, वो इसी का बात कर रहा था। ये इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। ओके। अब एक चीज़ समझो,
मैंने और एंडोजिनस का ही एक जिक्र किया था, वहाँ पे मैंने चर्चा किया था एंडोजिनस के बारे में कि अपना सेल्फ एंटीजन जो खराब हो जाता है उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, वो मैं ये माउस है। अब मान लो जो ये माउस के अंदर ये बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया बाहर था, ये इंटर किया यहाँ पे, ये बैक्टीरिया ये माउस के अंदर हो रहा है। इसको ह्यूमन भी समझ सकता हूँ, ह्यूमन के अंदर भी हो सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये नॉन सेल्फ है। ये कैसा है? नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ एंटीजन है, लेकिन ये बिहेव लाइक सेल्फ कर रहा है। तो क्या जो माउस का इम्यून सिस्टम या ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है, इस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? नो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट अभी दिमाग में सेट कर लेना, कंफ्यूज मत करना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। नो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। अब देखो कोई बैक्टीरिया है वो तो है बाहर का, जैसे मैंने बाहर का बताया एक्सोजिनस है, लेकिन अब ये बैक्टीरिया बाहर का हो के भी अब बिहेव कर रहा है सेल्फ जैसा, अपना एंटीजन के जैसा कर रहा है। तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम खुद का एंटीजन को मारना चाहेगा? नहीं। अब वो तो देखो रेयर एंडोजिनस का जो सेल्फ आर्टर्ड हो जाता है कैंसर से, वो तो रेयर एग्जाम्पल होता है, लेकिन यहाँ पे इतना ही समझो अभी कि रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम अच्छे से पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी, जिसका जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इनेट इम्यूनिटी मैंने बताया कि ये कैसा होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ऐसे समझो कि एक चींटी आया और एक हाथी आ रहा है। अब तुम चींटी को मारने के लिए, क्या चींटी को मारने के लिए तलवार निकाल लोगे या रॉकेट लॉन्चर से चींटी को मारोगे? हाथी का तो समझ में आ रहा है कि उसे तलवार से मार रहे हो या रॉकेट लॉन्चर चला रहे हो, तो समझ में आ रहा है। लेकिन चींटी को भी तलवार और रॉकेट लॉन्चर से मार रहे हो। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है ना, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब यही कहने का मतलब है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, इसे किसी से मतलब नहीं है यार। ये सबको एक ही जैसा ट्रीट करेगा, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है। और एक कारण क्या है नॉन स्पेसिफिक का? पहला कारण तो हो गया ये, चाहे बैक्टीरिया का एंटीजन आए, वायरस का आए या फंगस आए, सबको एक ही जैसा ट्रीट करेगा। और दूसरा नॉन स्पेसिफिक का कारण कि ये जब ये मान लो ये फर्स्ट बार आया, फर्स्ट बैक्टीरिया ये एक पहला बार आया, यही सेम बैक्टीरिया दूसरा बार भी आया, तो इसको इनेट इम्यूनिटी का जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं बैरियर वगैरह, जो भी इनेट इम्यूनिटी का जो वेपन है, हथियार हम पढ़ने वाले हैं, उस सारे हथियार को फिर से यूज करेगा। जैसे अब ऐसे समझो कि हमें पता है अरे ये तो चींटी है, और चींटी है, इसका कमज़ोर कड़ी हमें पता चल गया कि इसका एंटीना पर मारोगे तो ये जल्दी मर जाएगा। तो हमें पहले से पता, तो हम पहले उसके जो टेंटिकल होते हैं मान लिया जाए, या हाथी से हमको पता हाथी के सूंड पे मारो तो वो कमज़ोर है, जल्दी मरेगा, तो हम हाथी पे जाके पहले पीछे से मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं, क्यों बर्बाद अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन इनेट इम्यूनिटी ऐसा ही करता है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक तो कौन आ रहा है, वो बैक्टीरिया का है, वायरस का है, वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करता है, एक ही जैसा मारेगा, सबको लॉकेट लॉन्चर से उड़ा देगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि अरे इसमें इतना एनर्जी वेस्ट नहीं किया जा सकता, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। दूसरा, इसको कमजोरी भी नहीं पता है कि अरे ये तो दोबारा आ रहा है, तो इसको यहाँ पे मारेंगे ना तो जल्दी मर जाएगा, नहीं ये फिर से पीठ में मारेगा, कभी सर पे मारेगा, ये पूरा एनर्जी फिर से दोबारा से बर्बाद करने का कोशिश करेगा। इसीलिए नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर और मेमोरी जनरेट नहीं होता है, मेमोरी का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉन स्पेसिफिक तो होता ही है, मेमोरी सेल
absent होता है, मेमोरी सेल क्या होता है, absent होता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी का जो एनसीईआरटी में है दिया हुआ, मैंने इसको एक जगह लिख के रखा है कि उसमें समझो। इन्नेट इम्यूनिटी का पहला है फिजिकल, जिसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है। इसमें आता है स्किन। अब कोई भी बैक्टीरिया, एंटीजन हो या वायरस से सबसे पहले कहाँ से घुसेगा, स्किन से ही। पहला लेयर, फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो इंडिया का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर में अगर पाकिस्तान वाला हमला करेगा तो सबसे पहले वहाँ पे उसको अटैक को रोकने के लिए कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अगर अगर उनके हाथ से निकल जाता तो फिर आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह आता है, तो वहाँ बात अभी जाना नहीं है, अभी बीएसएफ ही संभाल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले कौन सा डिफेंस है, हमारा स्किन। तो हमारा स्किन का जो पीएच होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 to 5 होता है। और इतना पे ये बैक्टीरिया क्या होता है, ग्रो नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। और ये आउटर मोस्ट लेयर भी होता है, इसको एक वर्ड बोलते हैं, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, अस्टाटम कोर्नियम। अस्टाटम का मतलब होता है लेयर, और कोर्नियम का मतलब हॉर्न लाइक, इसको बोला जाता है स्किन में। अब दूसरा आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में एक म्यूकस होता है, म्यूकस का लाइनिंग होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गट में, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। और आप तुम देखो नोज अपना देखो, नोज के अंदर छोटा 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 हेयर भी रहता है, ये भी इसके अंदर ही आता है, फिजिकल बैरियर के आता है। और सीलिया, छोटे छोटे जो होते हैं ना, प्रोपेल करते हैं, सीलिया प्रोपेल मतलब दूर भगाते हैं माइक्रोब्स को। मतलब इंटर जो हेयर का जो सीलिया देख रहे हो, नाक के अंदर जो हेयर है, वो छोटे छोटे जो हम लोग सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता है, प्रोपेल मतलब दूर भगाता है माइक्रोब्स को। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ, और इसको दोनों को मिला के बोल सकते हो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि कोई भी एंटीजन इंटर किया तो सबसे पहले उसे स्किन से लड़ना पड़ेगा, स्किन को इन्वेड करना पड़ेगा। उसके बाद म्यूकोसा के, स्किन के अंदर का जो लाइनिंग है उसको, म्यूकोसा को भी अंदर, चलो अब बैक्टीरिया इसको भी क्रॉस कर लिया, स्किन को भी कर लिया, म्यूकोसा को भी कर लिया। तब आएगा हमारे बॉडी का सिक्रेशन। सिक्रेशन में भी कौन सा, हमारे एसिड होते हैं पेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। सलाइवा हमारे माउथ में होता है, इसमें भी एंटीबायोटिक, इसमें भी लाइसोजोम वगैरह होता है। सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, ये सब होता है, ठीक है। फिर आता है फीवर। अब देखो कोई भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो फीवर जो आता है ना, तो फीवर हम लोग तुरंत दवा खा लेते हैं, जो कि एक्चुअली खाना नहीं चाहिए। फीवर हमारा बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ को क्या हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ कम है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ कमता है। फिर पीएच ऑफ बॉडी। अब पीएच ऑफ बॉडी को ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो वेजाइना, जो हमारा वेजाइना जो होता है फीमेल में, और स्टमक में HCl जो होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ना, इस इन्वायरमेंट की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया ग्रो, बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो। और HCl में इतना तो हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक की वजह से बैक्टीरिया, हाईली एसिडिक की वजह से, हाईली एसिडिक की वजह से बैक्टीरिया
ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में सिक्रेशन मेन रूप से देखना है, ध्यान में रखना है कि सिक्रेशन हमारे सिक्रेशन सलाइवा का हो रहा है, टीयर्स का हो रहा है, HCl का याद रखना, ये याद रखना। फिर pH भी रख सकते हो, और फीवर भी, बिल्कुल फीवर भी टेम्परेचर होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब मेन आता है सेलुलर बैरियर, इसी के बारे में ज़्यादा फोकस करता है। सेलुलर बैरियर में हमारा, अब ये जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, ये सब जो है मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्रेटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे हमारा इनेट इम्यूनिटी का सेल है, और ये सब पार्टिसिपेट करता है इनेट इम्यूनिटी में। अब इनेट इम्यूनिटी में कैसे करता है, अब चलो देखते हैं इसके बारे में भी। कहाँ गया, ऊपर, सेलुलर बैग। अब इसमें देखो दो तरीका का बांट दिया है, एक फेगोसाइटोसिक और एक नॉन फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया, अगर कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे अगर है, तो जो सेल होंगे, इनेट इम्यूनिटी का जो सेल होंगे, इसको चारों तरफ को मतलब अपने अंदर लेके इंगल्फ कर लेंगे, इंगल्फ करके इसको फेगोसोम और लाइसोसोम में फिर डिग्रेड कर देंगे, मतलब इसको फेगोसाइटोसिस कर देंगे। नॉन फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, इसको इंगल्फ किए बिना दूर से ही मार देंगे। जैसे नेचुरल किलर सेल है ना, यहाँ पे परफोरिन एंजाइम इनके पास होता है, परफोरिन एंजाइम होता है, हाईली एसिडिक होता है। इससे दूर से ही, जैसे सांप क्या होता है, सांप वगैरह होता है, दूर से टॉक्सिक वगैरह, या काटता तो है, काटने के बाद रिलीज जो करता है दूर से सिक्रीट करके इसको इनगल्फ मतलब इसको डिग्रेड कर देता है, बैक्टीरिया को डिग्रेड। तो अब यहाँ पे देखो, अभी क्या ध्यान रखना है, सेलुलर बैरियर में जो फेगोसाइटोसिस होते हैं वो मेन जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेज होते हैं। मोनोसाइट एक्चुअली में मैक्रोफेज ही होते हैं। अब देखो, अगर ब्लड में मैक्रोफेज है, एक तरह का ये सारा WBC है, ये सब WBC का ही पार्ट है। ब्लड में अगर है मैक्रोफेज तो इसको बोलेंगे मोनोसाइट, और यही मोनोसाइट अगर टिश्यू में चला जाए तो फिर इसको बोलेंगे मैक्रोफेज, बड़ा रूप ले लेता है, मोस्ट फेगोसाइटोसिस हो जाता है, फेगोसाइटो की रूप। तो मेन रूप से अभी ध्यान रखना है कि सेलुलर बैरियर में दो तरीका का जो सेल होते हैं, पहला एक मैक्रोफेज और दूसरा न्यूट्रोफिल्स, ये फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का पोलोमॉर्फोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है, पोलोमॉर्फोन्यूक्लिक, इसको बोलते हैं PMNL, पोलोमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ओके, PMNL। जैसे आप न्यूट्रोफिल्स का यहाँ पे इमेज देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो, इमेज देखो कि यहाँ इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका साइज देखो, 1 2 3 4, पॉली मतलब एक से ज़्यादा है, तो ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, ये दोनों कैसे होते हैं, फेगोसाइटोसिस होते थे। फेगोसाइटोसिस का मतलब, अब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस, जो कि NCERT में दिया नहीं गया है, लेकिन मैं थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, मैं बताने का कोशिश करता हूँ। फेगोसाइटोसिस का जो स्टेप होता है वो कम से कम ध्यान में रखना, मैं बोला तो कि थोड़ा सा फेगोसाइटोसिस का ध्यान में वो रख सकते हो। फेगोसाइटोसिस में आप पहला जो स्टेप होता है वैसोडाइलेशन का होता है, वैसोडाइलेशन का होता है। दूसरा स्टेप जो होता है एडेशन, मतलब चिपकता है,
एडेशन का होता है। तीसरा जो स्टेप होता है डायपेटिडिस, वहाँ से एक स्थान से दूसरे जगह पे जाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन क्या क्या जाता है। और चौथा स्टेप होता है कीमोटॉक्सी। अब पांचवा स्टेट होता है लास्ट फेगोसाइटोसिस। ये स्टेप याद रखना। पहला होता है वेसोडाइलेशन, जहाँ पे बैक्टीरिया इंटर करता है, वहाँ का जो साइट होता है वो ब्लड वेसल का जो साइट होता है वो बड़ा हो जाता है, डायलेट। ये किसके द्वारा होता है? बड़ा साइज में इसका जो डायमीटर होता है ये बड़ा होता है, ये होता है हिस्टामिन के द्वारा। हिस्टामिन लोकल सेल के द्वारा रिलीज होता है। अब हिस्टामिन बड़ा कर दिया, साइज हो गया, यहाँ पे जैसी साइज बड़ा हुआ यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हुआ। अब इन्फ्लामेशन टर्म से डरना नहीं, ये बहुत बार आएगा। इन्फ्लामेशन देख के यहाँ पे WBC भागा यार, ये देखने आया कि अरे यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे WBC पूरा मैक्रोफेज भर गया, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया पे जहाँ पे साइट हुआ था WBC पूरा भर गया। अब यहीं पे जब भर गया तो इसी को बोलते हैं एडेशन। एडेशन का मतलब एक्यूमुलेट, जमा होना, जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। कौन एक्यूमुलेट हो गया? WBC एक्यूमुलेट हो गया। जब WBC एक्यूमुलेट हो गया तो अब यहाँ पे डायपेटिटिस से होगा। डायपेटिटिस का मतलब अब दूर से, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, अब देखेगा कि अरे यहाँ भारी संख्या में WBC पहुँचेगा। WBC क्या होगा? डायपेटिटिस करके पहुँचने का कोशिश करेगा, और जैसे यहाँ पे पहुँचेगा ये केमिकल रिलीज करेगा, और केमिकल रिलीज करके बैक्टीरिया को लास्ट में फेगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर देगा? किल कर देगा। तो ये पूरा सिनेरियो ये होता है। तो फिर से अब देखो कि इनेट इम्यूनिटी में होता क्या है कि सबसे पहला इनेट इम्यूनिटी तो नॉन स्पेसिफिक होता है, मेमोरी इसमें नहीं होता है। नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है मैंने बता दिया कि सबको एक ही के जैसा ट्रीट करता है। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर है, स्किन है और म्यूकोजा है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सिक्रेशन में HCl याद रखना, सलाइवा याद रखना, टीयर्स याद रखना, फीवर और pH भी ध्यान में रखना, वेजाइना इन फीमेल और स्टोमक भी याद रखना। सेलुलर बैरियर को इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हो। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फेगोसाइटोसिस सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने फेगोसाइटिस का स्टेप यहाँ पे बताया कि फेगोसाइटिक में सबसे पहले वेसोडाइलेशन होता है, बैक्टीरिया जहाँ पे इंटर होता है वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लामेशन आता है, वहाँ पे WBC एक्यूमुलेट होते हैं, फिर बहुत सारा WBC यहाँ पे पहुँचता है, फिर केमिकल रिलीज करके बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। और फिर मैंने दो इम्पॉर्टेंट जो है मैक्रोफेज, अब मैक्रोफेज ही मोनोसाइट है, ये दोनों सेम ही है, ये भी याद रखना, ये भी ध्यान रखना। अब एक लास्ट आता है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इंटरफेरोन साइटोकाइनिन बैरियर लास्ट। अब यहाँ तक तो देखो थर्ड लेवल तक तो प्रोसेस था कि बचाने का, कि किसी भी हाथ तक सेल को बचाओ, बैक्टीरिया से, वायरस के एंटीजन से बचाओ। लेकिन अब चलो बच नहीं पाया, इसको भी क्रॉस करके यहाँ इस स्टेज पे पहुँच गया साइटोकाइनिन बैरियर। अब वो कोई भी, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, कोई भी अगर कोई भी सेल अब इन्फेक्टेड हो ही गया। अब इन्फेक्टेड कैसे हो गया होगा भाई? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा? स्किन और म्यूकोसा। सेकेंड को फिर किया होगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया होगा। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को किया होगा क्रॉस। सेकेंड में सिक्रेशन आ गया, HCl वगैरह, टीयर्स वाला म्यूकस आ गया। थर्ड में साइटोकाइनिन बैरियर आ गया, थर्ड में सेलुलर बैरियर आ गया जो फेगोसाइटोसिस है। और चलो इसको भी अगर क्रॉस कर दिया तो सेल क्या हो गया? सेल हो गया इन्फेक्टेड। यहाँ पे हो गया सेल
इन्फेक्टेड, अब सेल जब इन्फेक्टेड हो गया ना, तो ये तो सेल देखो बहुत सारा सेल रहता है बॉडी में, बहुत सारा सेल रहता है बॉडी में, ये सेल इन्फेक्टेड है, तो ये आसपास वाला जो ये हेल्दी सेल है, ये आसपास वाला जो हेल्दी सेल है, ये हेल्दी सेल है और ये इन्फेक्टेड है, तो ये क्या करेगा ना, इन्फेक्टेड जो सेल रहेगा ना, ये चिल्ला चिल्ला के अपने हेल्दी सेल को बोलेगा कि देखो मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ। तो ये कैसे, इसको ये हेल्दी सेल को कैसे पता चलेगा, तो इसको पता चलता है इंटरफेरोन से। इंटरफेरोन से एक तरह का इमरजेंसी अलार्म है। इंटरफेरोन क्या है, इमरजेंसी अलार्म, एक तरह का इमरजेंसी अलार्म। ये चिल्ला चिल्ला को बोलेगा हेल्दी सेल को कि अरे मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। ये कौन सा करेगा, चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है, हेल्दी सेल बोलता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तो इंटरफेरोन कहाँ से रिलीज होता है, तो एक चीज़ याद रखना, इंटरफेरोन रिलीज होता है वायरस इन्फेक्टेड से, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड नहीं। यहाँ पे टर्म याद रखना, वायरस स्पेसिफिक स्पेसिस होता है, स्पेसिस स्पेसिफिक होता है ये, सॉरी, इंटरफेरोन स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, स्पेसिस स्पेसिफिक होता है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, जैसे ये सेल है, वायरस सेल इन्फेक्ट हो गया वायरस से है, ये सेल रिलीज करेगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करेगा, क्या करेगा, इंटरफेरोन। तो यहाँ पे चौथा पे साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरोन मैंने लिखा, ये एक तरह का अलार्म है हेल्दी सेल के लिए कि देखो मुझसे दूर रहो और बाकी WBC को यहाँ पे बुलाओ, मैं अब इन्फेक्टेड हो गया हूँ। तो अब यहाँ पे एडप्टिव आता है, फिर एडप्टिव का रोल आता है, इसको फिर कैसे डील, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी का तो सारा डिफेंस को ख़त्म कर ही दिया, तो अब एडप्टिव का आगे पढ़ेंगे, अब आगे का क्या प्रोसेस कहानी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है इंटरफेरोन अल्फ़ा करके, ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम इससे करते हैं, इससे मेडिसिन वगैरह भी बनता है, इस पर काम हो रहा है। इंटरफेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनेट इम्यूनिटी अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।